हश्तम मजमून है हमारा तारीख और उन्वान है हमारा बर सगीर में नाफज किए जाने वाले एक्ट के बर सगीर पाक व हिंद में जो एक्ट जो कवानीन बनाए गए मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए तो वो कौन कौन से थे। तो बर सगीर पाक व हिंद के लोगों को हुकूमत के मामलात में शामिल करने के लिए 1861, 1892, 1909 और 1919 के एक्ट बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किए और उन्हें बर सगीर में नाफिज किया गया। फिर आ जाए सबसे पहला एक्ट कानूनी मजालिस हिंद 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 के कानूनी मजालिस हिंद के तहत बनने वाली कानून साज काउंसिलों में पहली मर्तबा वाइस राय यानी गवर्नर जनरल ने बर सगीर के मकामी लोगों को कानून साजी के अमल में शामिल किया। इस तरह निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली का अमल शुरू हुआ। जैसे आपने पढ़ा था कि सर सैयद अहमद खान ने पहले ही उनको ये जब रिसाला बगावत हिंद लिखा था कि बगावत हिंद क्यों की गई थी, तो उसमें उन्होंने ये भी बात अंग्रेज़ों को पेश की थी उनके सामने कि बर सगीर में जब कानून साजी का अमल हो तो उसमें बर सगीर के मुसलमानों को भी बीच में शामिल किया जाए ताकि उन्हें एहसास हो कि वो किसी से कमतर नहीं हैं। लिहाजा इसी चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए जब कानून मजालिस हिंद 1861 बनाया तो उसमें बर सगीर के जो मकामी लोग थे उनको भी कानून साजी के अमल में शामिल किया गया था। नंबर 2, बम्बई और मद्रास की सूबाई हुकूमतों को महदूद पैमाने पर कानून साजी की इजाज़त दी गई। वाइसराय की मंजूरी से सूबाई मजालिस कानून साज के पास करदा बिल मंजूर होते थे। अगर सूबाई कानून साज कौंसल का कोई मेंबर किसी तबके की मजहबी रसूम या खारजा मामला से मुतल्लक कोई तजवीज़ पेश करना चाहता तो उसे सदर कानून साज कौंसल से पेशगी इजाज़त लेना पड़ती थी कि अगर कोई सूबाई कानून साज कौंसल का मेंबर जो था रुकन जो था वो किसी के मजहबी रसूम या खारजा मामला से मतलब कोई तजवीज़ उसने पेश करनी होती थी तो पहले जो उस कानून साज कौंसल का सदर होता था उसे उससे इजाज़त लेनी पड़ती थी कि वो ये काम करे या ना करे। वाइसराय के पास इख्तियार था कि वो अपनी कानून साज कौंसल में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबरान नामजद करें। इनमें निसफ गैर सरकारी मेंबरान थे कि वाइसराय के पास भी जो इख्तियार था कि कानून साज कौंसल में 6 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबरान जो हैं उन्हें मुकर्रर करे तो उसमें भी जो आधी तादाद होती थी वो गैर सरकारी मेंबरान की होती थी। फिर कानून मजालिस हिंद 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। कानून मजालिस हिंद 1892 के रूह से मरकजी और सूबाई काउंसिलों में म्यूनसिपल कमेटियों और ताजरों की अंजुमनों के चंद मेंबर नामजद किए जाते थे। ये नामजद मेंबरान काउंसिल के इजलासों में शरीक होकर कानून साजी में हिस्सा लेते थे। नंबर 2, मरकजी और सूबाई कानून साज काउंसिलों में गैर सरकारी अरकान का इजाफा किया गया। मरकजी काउंसिल में 16, छोटी सूबाई कानून साज काउंसिल के लिए 15 और बड़ी सूबाई कानून साज काउंसिल के लिए 20 अरकान का इजाफा किया गया। ज़िले बोर्ड्स, म्यूनसिपल कमेटियों, जिम्मेदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह को सूबाई कानून साज काउंसिलों के गैर सरकारी मेंबरान को नामजद करने के इख्तियारात दिए गए। इस तरह नामजदगी का एक असूल भी मुतारफ़ कराया गया। फिर तीसरा कानून आ जाता है कानून मजालिस हिंद 1909। कानून मजालिस हिंद 1909 के तहत सूबाई कानून साज काउंसिलों में तोसी की गई। मुख्तलिफ सूबों की काउंसिलों के लिए अरकान की तादाद इस तरह मुकर्रर की गई। पंजाब में 27, बंगाल में 54, बर्मा में 18, यूपी में 50, मद्रास में 49 और बम्बई में भी 49। सूबाई हुकूमतों को अपना बजट खुद तैयार करने का इख्तियार दिया गया। तो इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, कानून मजालिस हिंद 1909 में पंजाब, बर्मा, यूपी, बंगाल, मद्रास और बम्बई में सूबाई काउंसिलों के अरकान की तादाद क्या थी। फिर नंबर 2, मरकजी मजलिस कानून साज के गैर सरकारी मेंबरान की तादाद 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई जिनको मुख्तलिफ तबके और सूबाई काउंसिलें मुंतखब करती थीं। कानून मजालिस हिंद 1909 के तहत वाइसराय गवर्नर जनरल की इंतजामी कौंसल 5 मेंबरान पर मुश्तमिल थी जिसमें एक हिंदुस्तानी शामिल था। ये चीज़ अंडरलाइन कर लें। कानून मजालिस हिंद 1909 के तहत वाइसराय की इंतजामी कौंसल में कितने मेंबरान शामिल थे तो 5 मेंबरान शामिल थे और इसमें एक हिंदुस्तानी शामिल था। फिर नीचे ये ब्लैक डू यू नो में देखें कि आप जानते हैं कि बर सगीर में नाफिज होने वाली कानून मजालिस हिंद 1909 को मंटो मार्ले इस्लाहात भी कहा जाता है।
تو میں نے کوشچن نمبر 3 آپ کو دیا ہے، منٹو مارلی اصلاحات کون سی قانون مجالس ہند کو کہتے ہیں؟ تو یہ 1909 کے قانون مجالس ہند کو منٹو مارلی اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ پھر قانون مجالس ہند 1909 کے تحت مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا تھا۔ پھر مذہب کی وہ ہے کہ نیابت، جداگانہ نیابت کسے کہتے ہیں؟ تو مذہب کی بنیاد پر نمائندوں کی انتخابات کو جداگانہ نیابت کہتے ہیں، جس کے تحت مسلمان، ہندو، سکھ اور مسیحی اپنے نمائندے منتخب کرتے تھے۔ قانون حکومت ہند 1919 جو چوتھا قانون بنایا گیا تھا، قانون حکومت ہند 1919 کی روح سے مرکزی مجلس قانون ساز 2 ایوانوں پر مشتمل تھی کہ وہ جو مرکزی مجلس قانون ساز بنائی گئی تو وہ 2 ایوان کے اوپر ہوتی تھی۔ نمبر 1 ایوان بالا، ایوان بالا کو کونسل آف اسٹیٹ اور ایوان زرعی کو قانون ساز کونسل کا نام دیا گیا۔ کونسل آف اسٹیٹ کے زیادہ سے زیادہ 60 ممبر تھے، جن میں سے 33 کا انتخاب اور بقیہ کی نامزدگی کی جاتی تھی کہ 33 تو منتخب کر لیے جاتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اور باقی جو ہوتے تھے ان کو نامزد کے ابھی ان کو ہم نیکسٹ لیں گے، بقیہ کی نامزدگی کی جاتی تھی۔ قانون ساز کونسل 144 ممبران پر مشتمل تھی۔ جو ایوان زرعی تھا قانون ساز کونسل تو اس میں 144 ممبران ہوتے تھے، جن میں 104 کا تو انتخاب ہوتا تھا، بقیہ 40 ممبر نامزد ہوتے تھے۔ پھر نمبر 2 گورنر جنرل وائسرائے کی انتظامی کونسل 6 ممبران پر مشتمل تھی، جس میں 3 ہندوستانی شامل تھے۔ قانون حکومت ہند 1919 کے تحت صوبائی نوعیت کے امور مثلاً بلدیات، صحت عامہ، تعلیم اور پولیس وغیرہ صوبوں کے حوالے کیے گئے۔ اسی قانون میں سکھوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا گیا، یعنی 1909 کا جو قانون مجالس ہند تھا اس میں سکھوں کو بھی جداگانہ انتخابات کا حق دیا گیا۔ ایڈون سیموئل مونٹیگو وزیر امور ہند 1917 سے لے کے 22 تک، اور لارڈ چیمسفورڈ وائسرائے ہند جو 1916 سے لے کے 1921 تک تھے، ان دونوں نے مل کر ایک مسودہ قانون تیار کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1919 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی منظوری دی اور اس کو مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھے برصغیر میں نافذ کیے جانے والے ایکٹ، تو باقی ہم آگے سے کل انشاءاللہ کریں گے اہم نکات۔ اللہ حافظ۔